नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित सुप्रसिद्ध बंगला रचना चोखेर वाली का हिंदी भावानुवाद आग की किरकिरी का अंतिम भाग। मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। महेंद्र माँ के कमरे में जा रहा था कि आशा दौड़ी दौड़ी आई। कहा, अभी मत जाओ। महेंद्र ने पूछा, क्यों? आशा बोली, डॉक्टर ने बताया है माँ को चाहे दुख का हो या सुख का, अचानक कोई धक्का लगने से आफत हो सकती है। महेंद्र बोला, मैं दबे पांव उनके सिरहाने की तरफ जाकर एक बार देखा हूं, जरा उन्हें पता न चलेगा। आशा ने कहा, नहीं, अभी आप माँ से नहीं मिल सकते। महेंद्र ने कहा, तो तुम क्या करना चाहती हो? आशा ने कहा, पहले बिहारी बाबू उन्हें देख के आएंगे, वे जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। इतने में बिहारी आ गया। आशा ने उसे बुलवाया था। बिहारी को देखकर आशा को थोड़ा भरोसा हुआ। बोली, तुम्हारे जाने के बाद से माँ और भी उकला उठी हैं भाई साहब। पहले दिन जब तुम न दिखाई पड़े तब उन्होंने पूछा, बिहारी कहाँ गया? मैंने कहा, वे एक जरूरी काम से बाहर गए हैं, बृहस्पति तक लौट आएंगे। उसके बाद से वे रह रहकर चौक चौक पड़ती हैं, मुंह से कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर ही अंदर मानो किसी की राह देख रही हैं। कल तुम्हारा तार मिला, मैंने उन्हें बताया तुम आ रहे हो। उन्होंने आज तुम्हारे लिए खास तौर से खाने का इंतजाम करवाने को कहा है। तुम्हें जो जो चीजें अच्छी लगती हैं सब मंगवाई हैं। सामने बरामदे पर रसोई का प्रबंध कराया है, अंदर से वे खुद बनाती रहेंगी। डॉक्टर ने लाख मना किया पर उन्होंने एक न सुनी। अभी अभी जरा देर पहले बुलाकर कहा, बहू, रसोई तुम अपने हाथों से बनाना, आज बिहारी को मैं अपने सामने बैठाकर खिलाऊंगी। यह सुनते ही बिहारी की आंखें छलछला उठी। उसने धीरे से पूछा, माँ है कैसी? आशा ने कहा, तो खुद चलकर देखो, मुझे तो लगता है बीमारी और बढ़ गई है। बिहारी अंदर गया। महेंद्र बड़े अचरज में पड़ गया। आशा ने मजे में गृहस्थी संभाल ली है। कितनी आसानी से महेंद्र को अंदर जाने से रोक दिया। न संकोच किया न रूठी। महेंद्र आज कितना सकुचा गया है। वह अपराधी है। चुपचाप बाहर खड़ा रहा, माँ के कमरे में न घुस सका। फिर भी यह अजीब बात बिहारी से वो कैसे बेखटके बोली। सलाह परामर्श सब उसी से। आज बिहारी इस घर का सबसे बड़ा शुभचिंतक है। वही एकमात्र रक्षक है। उसको कहीं रोक नहीं। उसी के निर्देश पर सब कुछ चलता है। कुछ दिनों के लिए महन जो स्थान छोड़कर चला गया, लौट कर देखा वह स्थान अब ठीक वैसा नहीं है। बिहारी के अंदर जाते ही राजलक्ष्मी ने पूछा, तू आ गया बेटा? बिहारी बोला, हाँ माँ, लौट आया। राजलक्ष्मी ने पूछा, काम हो गया तेरा? खुश होकर बिहारी बोला, हाँ माँ, हो गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। और उसने एक बार बाहर की तरफ देखा। राजलक्ष्मी ने कहा, बहू आज तेरे लिए खुद खाना पकाएगी। मैं यहाँ से उसे बताती जाऊंगी। डॉक्टर ने मना किया है, मगर अब काहे को मना ही बेटे। मैं क्या इन आंखों से एक बार तुम लोगों को खाना खाते भी न देख पाऊंगी? बिहारी ने कहा, डॉक्टर के मना करने की बात तो समझ में नहीं आती। तुम ना बताओगी तो चलेगा कैसे? छुटपन से तुम्हारे हाथ की ही रसोई हमें भाई है। महेंद्र भैया का तो पश्चिम की दाल रोटी से जी उब गया है। तुम्हारे हाथ की बनाई मछली मिलेगी तो अभी जी जाएगा। आज हम दोनों भाई जैसे बचपन में करते थे, होड़ लगाकर खाएंगे। तुम्हारी बहू जुटा सके तब जानो। राजलक्ष्मी समझ तो गई थी कि बिहारी के साथ महेंद्र आया है, फिर भी उनकी धड़कन बढ़ गई। बिहारी ने कहा, पछा जाकर महेंद्र की सेहत बहुत सुधर गई है। आज सफर से आया है इसलिए थका मांदा लगता है, नहाने से ठीक हो जाएगा। राजलक्ष्मी ने फिर भी महेंद्र के बारे में कुछ ना कहा। इस पर बिहारी ने कहा, माँ, महेंद्र बाहर ही खड़ा है, जब तक तुम नहीं बुलाओगी वह नहीं आएगा। राजलक्ष्मी कुछ बोली नहीं, सिर्फ दरवाजे की तरफ नजर उठाई। उनका उधर देखना था कि बिहारी ने कहा, महेंद्र भैया आ जाओ। महेंद्र धीरे धीरे अंदर आया। कलेजे की धड़कन कहीं एकाएक थम न जाए, इस डर से राजलक्ष्मी तुरंत महेंद्र की ओर न देख सकी। आंखें अनमुदी रही। बिस्तर की तरफ ताक कर महेंद्र चौंक उठा। उसे मानो किसी ने पीटा हो। माँ के पैरों के पास सिर रखकर उसका पैर पकड़े पड़ा रहा। कलेजे की धड़कन से राजलक्ष्मी का सर्वांग कांपता रहा। कुछ देर बाद अन्नपूर्णा ने धीरे से कहा, दीदी, तुम महेंद्र को कहो कि वह उठे, नहीं तो यहीं बैठा रहेगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा, महेंद्र उठ। बहुत दिनों के बाद महेंद्र का जो नाम लिया तो उनकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। आंसू बहने से मन की पीड़ा कुछ हल्की हुई। महेंद्र उठा, जमीन पर घुटना गाड़ खाट की पाटी पर छाती रखकर माँ के पास बैठा। राजलक्ष्मी ने बड़ी तसल्ली से करवट बदली।
दोनों हाथों से अपनी ओर खींचकर उन्होंने महेंद्र का सिर सूंघा और ललाट को चूम लिया। महेंद्र ने रूठे कंठ से कहा, मैंने तुम्हें बड़ी तकलीफ पहुंचाई है माँ, मुझे माफ कर दो। कलेजा ठंडा हुआ तो राजलक्ष्मी ने कहा, ऐसा मत कह बेटे, तुझे माफ किए बिना मैं जी सकती हूँ भला? बहू कहाँ गई? बहू? आशा पास ही दूसरे कमरे में पथ्य तैयार कर रही थी। अन्नपूर्णा उसे बुलाकर राजलक्ष्मी के पास ले गई। राजलक्ष्मी ने महेंद्र को जमीन पर से उठाकर बिस्तर में बैठने का इशारा किया। महेंद्र बैठा तो उसकी बगल की जगह दिखाती हुई राजलक्ष्मी ने कहा, तुम यहाँ बैठो बहू, आज तुम दोनों को मैं पास पास बिठाकर देख लूं, तभी मेरी तकलीफ मिटेगी। बहू, आज मुझसे शर्म ना करो। महेंद्र के लिए जो मलाल है उसे भी बुला दो, उसके पास बैठो। इस पर आशा घूंघट निकाले धड़कते दिल से लजाती हुई आकर महेंद्र के पास बैठ गई। राजलक्ष्मी ने महेंद्र का दाहिना हाथ लिया और आशा के दाहिने हाथ से मिलाकर दबाया, बोली, अपनी इस बिटिया को मैं तेरे हाथों सौंपी जाती हूँ। महेंद्र, इसका ख्याल रखना, ऐसी लक्ष्मी तुझे और कहीं नहीं मिलेगी। मंझली आओ, दोनों को आशीर्वाद दो, तुम्हारे पुण्य से ही दोनों का मंगल हो। अन्नपूर्णा उनके सामने गईं। दोनों ने आंसू भरे नेत्रों से उनके चरणों की धूल ली। उन्होंने दोनों के माथे को चूमा। ईश्वर तुम्हारा मंगल करे। राजलक्ष्मी बोली, बिहारी, आगे आओ बेटे, महेंद्र को तुम माफ कर दो। बिहारी जो ही महेंद्र के सामने जाकर खड़ा हुआ, उसने उसे बाहों में लपकेते हुए कसकर छाती से लगा लिया। राजलक्ष्मी ने कहा, मैं आशीर्वाद देती हूँ महेंद्र, बिहारी छुटपन से तेरा जैसा मित्र था सदा ऐसा ही रहे। इसके बाद राजलक्ष्मी थकावट के मारे और कुछ न कह सकी, चुप हो गई। बिहारी कोई उत्तेजक दवा उनके होठों तक ले गया। हाथ हटाकर राजलक्ष्मी ने कहा, अब दवा नहीं बेटे, अब मैं भगवान को याद करूँ, वही मुझे दुनिया की सारी जलन की दवा देंगे। महेंद्र, तुम लोग थोड़ा आराम कर लो बेटे, बहू रसोई चढ़ा दो। शाम को महेंद्र और बिहारी राजलक्ष्मी की खाट के पास नीचे खाने बैठे। परोसने का जिम्मा राजलक्ष्मी ने आशा को दे रखा था। आशा भोजन परोसने लगी। महेंद्र का कौर नहीं उठ रहा था, आंखों में आंसू उमड़े आ रहे थे। राजलक्ष्मी बोली, तू ठीक से खा क्यों नहीं रहा है महेंद्र? खा, मैं आंखें भर के देखूंगी। बिहारी ने कहा, तुम तो जानती हो ना माँ, महेंद्र भैया का सदा यही हाल रहा है, वह खा नहीं सका। भाभी जरा वह घंट थोड़ा सा और दो, मुझे बेहतरीन बना है। खुश होकर राजलक्ष्मी जरा हंसी, मुझे मालूम है बिहारी को यह बेहद पसंद है बहू, भला उतने से क्या होगा, और दो। बिहारी बोला, तुम्हारी ये बहू अव्वल दर्जे की कंजूस है, इसके हाथ से कुछ निकलता ही नहीं। राजलक्ष्मी बोली, सुन लो बहू, तुम्हारा ही नमक खाकर बिहारी तुम्हारी ही निंदा करता है। आशा बिहारी की पत्तल में सब्जी डाल गई। बिहारी बोल उठा, हाय राम, मुझे तो सब्जी देकर ही धता बताना चाहती हैं। अच्छी अच्छी चीजें सब महेंद्र भैया के हिस्से में। आशा फुसफुसाकर कह गई, कुछ भी करो, निंदक की जबान बंद नहीं होने की। बिहारी बोला, मिठाई देकर देखो बंद होती है या नहीं। दोनों दोस्त खा चुके तो राजलक्ष्मी को बड़ी तृप्ति मिली। बोली, बहू अब तुम जाकर खा लो। आशा उनके हुक पर खाने चली गई। उन्होंने महेंद्र से कहा, तू थोड़ा सो ले महेंद्र। महेंद्र बोला, सो जाऊं अभी से? महेंद्र ने सोचा रात को वो माँ की सेवा में रहेगा, मगर राजलक्ष्मी ने धीरे से कहा, बहू देख जाओ कि महेंद्र का बिस्तर ठीक भी है या नहीं, वह अकेला है। आशा लाज के मारे मरी सी किसी तरह कमरे से बाहर चली गई। वहां केवल बिहारी और अन्नपूर्णा रह गए। तब राजलक्ष्मी ने कहा, तुमसे एक बात पूछनी है बिहारी, विनोदनी का क्या हुआ, पता है? कहाँ है वह? बिहारी ने कहा, वह कलकत्ता में ही है। राजलक्ष्मी ने आंखों की मौन दृष्टि से प्रश्न किया। बिहारी समझ गया, बोला, उसकी तुम अब फिक्र ना करो माँ। राजलक्ष्मी बोली, उसने मुझे बहुत दुख दिया है बिहारी, फिर भी मैं अंदर से उसे प्यार करती हूँ। बिहारी बोला, वो भी मन ही मन तुम्हें प्यार करती है माँ। राजलक्ष्मी बोली, मुझे भी यही लगता है बिहारी, दोष गुण सब में होता है, लेकिन वो मुझे प्यार करती थी, ढोंग करके कोई इस तरह की सेवा नहीं कर सकता। बिहारी बोला, तुम्हारी सेवा करने के लिए वो तड़प रही है। राजलक्ष्मी ने लंबी सांस ली, कहा, महेंद्र, आशा सब तो सोने चले गए, रात में उसे एक बार ले आओ तो क्या हर्ज है? बिहारी ने कहा, वह तो इसी घर के बाहर वाले कमरे में छिपी बैठी है माँ, उसने प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम उसे बुलाकर माफ नहीं कर दोगी वह पानी भी ना पिएगी। राजलक्ष्मी परेशान हो उठी, बोली, सारे दिन से भूखी है, अरे तो जा उसे बुला लाओ। यूं ही विनोदनी कमरे में आई। राजलक्ष्मी बोल उठी, राम राम, तुमने ये क्या किया बहू, दिन भर बिना खाए पिए बैठी हो, जाओ पहले खा लो फिर बातचीत होगी।
विनोदिनी ने उनके चरणों की धूल ली, बोली, पहले इस पापिन को तुम माफ करो बुआ, तभी मैं खाऊंगी। राय लक्ष्मी ने कहा, माफ कर दिया बिटिया, माफ कर दिया, अब मुझे किसी से भी कोई मलाल नहीं। विनोदिनी का दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, बहू तुमसे जीवन में किसी का बुरा ना हो और तुम भी सुखी रहो। विनोदिनी ने कहा, तुम्हारा आशीर्वाद झूठा नहीं होगा बुआ, मैं तुम्हारे पाँव छूकर कहती हूँ, मुझसे इस घर का बुरा ना होगा। झुककर अन्नपूर्णा को प्रणाम करके विनोदिनी खाने गई। लौटने पर राज लक्ष्मी ने पूछा, तो अब तुम चली? विनोदिनी ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी बुआ, ईश्वर साक्षी है, मुझ में किसी बुराई की शंका न करो। राज लक्ष्मी ने बिहारी की तरफ देखा। बिहारी ने कुछ सोचा, फिर कहा, भाभी रहे तो कोई हर्ज नहीं। रात में बिहारी, अन्नपूर्णा और विनोदिनी तीनों ने मिलकर राजलक्ष्मी की सेवा की। इधर रात को आशा राजलक्ष्मी के पास नहीं आई। इस शर्म से वो तड़के ही उठी। महेंद्र को सोता ही छोड़कर उसने जल्दी से मुंह धोया, कपड़े बदले और तैयार होते ही आई। तब भी धुंधलका था। दरवाजे पाकर उसने जो कुछ देखा, अवाक रह गई। स्वप्न तो नहीं। स्प्रिट लैम्प जलाकर विनोदिनी पानी गर्म कर रही थी। रात को बिहारी ने पलके भी न झपकाई। उनके लिए चाय बनानी थी। आशा को देखकर विनोदिनी खड़ी हो गई, बोली, सारे अपराधों के साथ मैंने आज तुम्हारी शरण ली है और कोई तो जाने की ना कह सकेगा, पर तुम अगर कह दो कि जाओ तो मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। आशा कोई जवाब न दे सकी। वह यह भी ठीक ठीक न समझ सकी कि उसका मन क्या कह रहा है, इसलिए वो हक्की बक्की रह गई। विनोदिनी ने कहा, मुझे तुम कभी माफ नहीं कर पाओगी, इसकी कोशिश भी मत करना, मगर मुझे अब कोई खतरा मत समझना। जिन कुछ दिनों के लिए बुआ को जरूरत है, मुझे उनकी सेवा करने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। कल जब राजलक्ष्मी ने आशा का हाथ महन के हाथ में दिया, तो उसने मन का सारा मलाल हटाकर 16 आने आशा को महंत के हाथों में सौंप दिया था। आज विनोदिनी को अपनी नजर के सामने खड़ी देखकर उसके खंडित प्रेम की ज्वाला शांत न हो सकी। इसे कभी महन ने प्यार किया था, शायद अब भी मन ही मन प्यार करता हो। ये बात उसके कलेजे में लहर की तरह फूल फूल कर उठने लगी। जरा ही देर बाद महेंद्र जगेगा और वो विनोदनी को देखेगा, जाने किस नजर से देखेगा। भारी हृदय लिए आशा राजलक्ष्मी के कमरे में पहुंची। बहुत शर्माती हुई बोली, मौसी तुम रात भर सोई नहीं, जाओ सो जाओ। अन्नपूर्णा ने एक बार अच्छी तरह से आशा के चेहरे को देखा। उसके बाद सोने जाने के बजाय आशा को साथ लिए अपने कमरे में गई। बोली, चुन्नी खुलकर बात करना चाहती है, तू अब बातों को मन में मत रख। गैर को दोषी बनाने का जो सुख है, मन में दोष रखने का दुख उससे कहीं बड़ा है। आशा ने कहा, मन में कोई गांठ मत रखना तो नहीं चाहती मौसी, सब भूल जाना ही चाहती हूँ, मगर भूलते भी तो नहीं बनता। अन्नपूर्णा बोली, तू ठीक ही कहती है बिटिया, उपदेश देना आसान है, करके दिखाना मुश्किल है। फिर भी मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ। जी जान से इस भाव को कम से कम रखो, मानो भूल गई हो। पहले बाहर से बुलाना शुरू कर, तभी भीतर से बोल सकेगी। आशा ने सिर झुकाकर कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा। मैंने बल डालकर अपने अन्नपूर्णा बोली, बिहारी के लिए विनोदनी चाय बना रही है, तू दूध चीनी प्याला सब कुछ लेकर जा, मिलकर काम कर। आशा आदेश पालन करने के लिए उठी। अन्नपूर्णा ने कहा, यह आसान है, लेकिन मुझे एक बात और कहनी है, वह और भी सख्त, और उसका पालन तुझे करना ही पड़ेगा। जब तब महन से विनोदनी की मुलाकात होगी ही, तब तेरे मन में क्या होगा मैं जानती हूँ। लेकिन वैसे भी कभी कनखियों से भी महेंद्र या विनोदनी के भाव को देखने की कोशिश तक न करना। कलेजा फटता रहे लेकिन अडिग रहना पड़ेगा। महेंद्र यह समझेगा कि तुझे कोई शक नहीं रहा। टूटने से पहले जैसा था वैसा जोड़ वैसा ही जुड़ गया है। महेंद्र या और के कोई तेरी शक्ल देखकर अपने को दोषी नहीं समझेगा। चुन्नी, ये मेरा उपदेश नहीं, आग्रह नहीं, ये तेरी मौसी का आदेश है। मैं जब काशी चली जाऊं तब तू एक दिन को भी यह बात ना बोलना। चाय का प्याला लिए आशा विनोदनी के पास पहुंची। पूछा, उबल गया पानी? मैं दूध लेके आई हूँ। विनोदनी अचरज से आशा का मुंह ताकने लगी, फिर बोली, बिहारी भाई साहब बरामदे में बैठे हैं, तुम उनको चाय भेज दो। इतने में बुआ का मुंह धुलवाने का इंतजाम करती हूँ, अब जग जाए शायद। विनोदनी चाय लेकर बिहारी के पास नहीं गई। उसके प्रेम को कबूल करने के नाते बिहारी ने जो अधिकार उसे दिया था, उसके मनमाने इस्तेमाल में उसे संकोच हुआ। अधिकार पाने की जो मर्यादा है, उसे बचाना हो तो अधिकार के प्रयोग को संयत होना चाहिए। जितना मिलता है उतने के लिए छीना झपटी करना कंगले को ठीक लगता है।
इतने में महेंद्र आ पहुंचा। आशा का दिल धक धक कर उठा। तो भी अपने को जब्त करके उसने स्वाभाविक स्वर में महेंद्र से कहा, तुम इतनी जल्दी जाकर रोशनी ना आए इस वजह से मैंने खिड़कियां बंद कर दी थी। विनोदनी के सामने इस तरह सहज भाव से आशा को बात करते देखकर महेंद्र के कलेजे पर मानो कोई पत्थर उतर गया। वो खुश होकर बोला, देखने आ गया कि माँ कैसी हैं, वो सो रही हैं अभी तक? आशा ने कहा, हाँ सो रही हैं, अभी वहां मत जाना। भाई साहब ने बताया है, आज वे पहले से अच्छी हैं। बहुत दिनों के बाद कल रात भर वे मजे से सोई हैं। महेंद्र निश्चिंत हुआ, पूछा चाची कहाँ है? आशा ने चाची का कमरा दिखा दिया। आशा की यह दृढ़ता और संयम देखकर विनोदनी को भी हैरत हुई। महेंद्र ने पुकारा, चाची। अन्नपूर्णा स्नान करके पूजा करने की सोच रही थी। फिर भी उन्होंने कहा, आ महेंद्र आ। महेंद्र ने उन्हें प्रणाम किया, कहा, चाची मैं पापी हूँ, तुम लोगों के सामने आते मुझे शर्म आती है। अन्नपूर्णा बोली, ऐसा नहीं कहते बेटे, बच्चे तो गर्द में सनकर भी माँ की गोद में बैठते हैं। महेंद्र ने कहा, अगर मेरी यह भूल कभी धुलने की नहीं चाची। अन्नपूर्णा ने कहा, दो एक बार झाड़ देने से झड़ जाएगी। अच्छा है हुआ महन, तुझे अपने भले होने का अभिमान था, अपने पर तुझे बेहद विश्वास था। पाप की आंधी ने तेरे उस गर्व को तोड़ गिराया है, बस और कुछ नहीं बिगड़ा। महन ने कहा, अब तुम्हें मैं न जाने दूंगा चाची, तुम्हारे चले जाने से ही मेरी यह दुर्गति हुई है। अन्नपूर्णा बोली, मैं रहकर तुझे जिस दुर्गति से बचाती वह हो गई। अच्छा हुआ, अब तुमको मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दरवाजे पर फिर पुकार मची, चाची पूजा करने बैठी हो क्या? अन्नपूर्णा ने कहा, नहीं तू आ। बिहारी अंदर आया। इतने तड़के महेंद्र को जगह देखकर बोला, जीवन में आज शायद पहली बार तुमने सूर्योदय देखा है भैया? महेंद्र ने कहा, हाँ भाई, मेरे जीवन में यह पहला सूर्योदय है। तुम्हें चाची से कोई राय करनी है शायद, मैं चलता हूँ। बिहारी ने हंसकर कहा, तुम्हें भी कैबिनेट का मिनिस्टर बना लिया गया समझो। तुमसे तो मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं। ऐतराज ना हो तो आज भी नहीं छिपाऊं। महेंद्र ने कहा, मैं और ऐतराज? हाँ, दावा जरूर नहीं कर सकता। तुम अगर मुझसे कुछ न छिपाओ तो मैं भी फिर से अपने ऊपर श्रद्धा रख करने का मौका पाऊं। बहरहाल बिहारी के लिए बेहिचक सब कुछ कहना मुश्किल था। बिहारी की जबान रुक सी गई, मगर उसने जोर देकर कहा, ऐसी बात आई थी कि मैं विनोदनी से विवाह करूंगा। चाची ने उसी के बारे में फैसला लेना था। महेंद्र सकुचा गया। अन्नपूर्णा चौंक कर बोली, ये कैसी बात है बिहारी? महेंद्र ने बल डालकर अपने संकोच को हटाया, कहा, बिहारी यह विवाह नहीं होगा। अन्नपूर्णा ने कहा, इस प्रस्ताव में क्या विनोदनी का हाथ है? बिहारी ने कहा, बिल्कुल नहीं। अन्नपूर्णा बोली, वो भला क्या राजी होगी इस पर? महेंद्र बोला, वो भला राजी क्यों नहीं होगी चाची, मैं जानता हूँ वह हृदय से बिहारी की भक्ति करती है। ऐसे आश्रय को वो छोड़ सकती है भला? बिहारी ने कहा, विवाह विवाह का प्रस्ताव भी विनोदनी से मैंने किया था भैया, उसने शर्म से इनकार कर दिया है। यह सुनकर महेंद्र चुप रहा। भले बुरे लाल लक्ष्मी के 2 दिन निकल गए। एक दिन सुबह उनका चेहरा खिला खिला दिख रहा था, पीड़ा का नामो निशान नहीं था। उसी दिन उन्होंने महेंद्र को बुलाकर कहा, मैं अब ज्यादा देर की मेहमान नहीं बेटे, मगर मैं बड़े सुख से मर सकूंगी। महेंद्र, मुझे अब कोई दुख नहीं। तू जब छोटा था तो तुझे पाकर जो खुशी मुझे थी, आज उसी खुशी से मेरा हृदय भर उठा है। तू मेरी गोद का लाडला है, मेरे कलेजे का रत्न। मैं तेरी सारी बला साथ लिए जा रही हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। इतना कहकर वो महेंद्र के मुखड़े और बदन पर हाथ फेरने लगी। महेंद्र की रुलाई का बांध टूट गया। राजलक्ष्मी ने कहा, रो मत बेटे, लक्ष्मी घर में रही, पूंजी मेरी बहू को देना। मैंने सब कुछ संजो कर रखा है, गृहस्थी में किसी बात की कमी ना पड़ेगी तुम्हें। एक बात और कह लूं, मेरी मौत से पहले किसी को मत बताना, मेरे बक्से में 2,000 के नोट पड़े हैं, वे रुपए विनोदनी को दे रही हूँ। वह विधवा है, अकेली है, इन रुपयों के सूद से उसके दिन मजे से कट जाएंगे, मगर उसे अपने यहाँ मत रखना। राजलक्ष्मी ने बिहारी को बुलवाया, कहा, बेटे बिहारी, कल महेंद्र बता रहा था कि तूने लाचार जनों की चिकित्सा के लिए एक बगीचा लिया है। भगवान तुम्हें लंबी आयु देकर गरीबों का भला करे। मेरे ब्याह के समय मेरे ससुर ने मुझे एक गांव दिया था, वह गांव मैं तुझे देती हूँ, उसे गरीबों की सेवा में लगाना, इससे मेरे ससुर को बड़ा पुण्य मिलेगा। राजलक्ष्मी की मृत्यु के बाद श्रद्धा आदि खत्म करके महेंद्र ने कहा, भाई बिहारी, मैं डॉक्टरी जानता हूँ, तुमने जो काम शुरू किया मुझे भी उसी में शामिल कर लो। चुन्नी अब ऐसी गृहिणी बन गई है कि वह भी तुम्हारी मदद कर सकेगी।
हम सब लोग वहीं रहेंगे। बिहारी ने कहा, खूब अच्छी तरह सोच लो भैया, ये काम हमेशा के लिए कर सकोगे? वैराग्य के इस क्षणिक आवेश में ऐसा स्थायी भाव मत ले बैठो। महेंद्र बोला, तुम भी जरा सोच कर देखो। जीवन की मैंने इस तरह बखेड़ा किया है कि अब बैठे बैठे उसके उपभोग की गुंजाइश ना रही। इसे अगर सक्रियता में ना खींचता चलूं तो जाने किस रोज मुझे अवसाद खींच ले जाएगा। तुम्हें अपने काम में मुझे शामिल करना ही पड़ेगा। यही बात तय रही। अन्नपूर्णा और बिहारी दोनों बैठकर शांत उदासी लिए पिछले दिनों की चर्चा कर रहे थे। दोनों के एक दूसरे से अलग होने का समय करीब था। विनोदनी ने दरवाजे के पास आकर पूछा, चाची मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अन्नपूर्णा बोली, आ जाओ बिटिया आओ। विनोदनी आई। उससे दो चार बातें करते हुए बिछौना उठाने का बहाना करके अन्नपूर्णा चली गई। विनोदनी ने बिहारी से कहा, अब मेरे लिए तुम्हारा जो आदेश हो वो कहो। बिहारी ने कहा, भाभी तुम ही बताओ तुम क्या चाहती हो? विनोदनी बोली, मैंने सुना है गरीबों के इलाज के लिए तुमने कोई बगीचा लिया है। मैं वहीं तुम्हारा कोई काम करूंगी और कुछ न बने तो खाना ही पकाऊंगी। बिहारी बोला, मैंने बहुत सोचा भाभी, इन उन हंगामों से अपने जीवन के जाल में बेहद गांठें पड़ गई हैं। अब एकांत में बैठकर एक एक करके उन्हीं गांठों को खोलने का समय आ गया है। पहले सबकी सफाई कर लेनी होगी। अब जो जी चाहता है सबको मान लेने की हिम्मत नहीं पड़ती। अब तक तो गुजरा जितना कुछ झेला, उन सबके आवर्तन और आंदोलन को शांत न कर लूं तो जीवन की समाप्ति के लिए तैयार न हो सकूंगा। अगर सारे बीते दिन अनुकूल हों तो संसार में केवल तुमसे ही मेरा जीवन पूर्ण हो सकता था। अब तुमसे मुझे वंचित होना ही पड़ेगा। सुख की कोशिश अब बेकार है। अब तो धीरे धीरे टूट फूट कर मरम्मत कर लेनी है। इतने में अन्नपूर्णा आई। उनके आते ही विनोदिनी ने कहा, माँ तुम्हें अपने चरणों में मुझे शरण देनी पड़ेगी। पापिन के नाते तुम मुझे मत ठुकराओ। अन्नपूर्णा बोली, चलो मेरे ही साथ चलो। अन्नपूर्णा और विनोदनी जिस दिन काशी जाने लगी, मौका ढूंढकर बिहारी ने अकेले में विनोदनी से भेंट की। कहा, भाभी तुम्हारी कोई यादगार मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। विनोदनी बोली, अपने पास ऐसा क्या है जिसे निशानी की तरह पास रखो? बिहारी ने शर्म और संकोच के साथ कहा, अंग्रेजों में ऐसा रिवाज है, अपनी प्रिय पात्रा की कोई लट याद के लिए रख लेते हैं। तुम अगर विनोदिनी ने कहा, छी कैसी घिनौनी बात। मेरे बालों का तुम क्या करोगे? वह मुझ नापाक चीज कुछ ऐसी नहीं कि तुम्हें दे दूं। अभागिन मैं तुम्हारे पास रह भी नहीं सकती। मैं ऐसा कुछ देना चाहती हूँ जो मेरा होकर भी तुम्हारे काम में आए। बिहारी ने कहा, हाँ ठीक है लूंगा। इस पर विनोदिनी ने आंचल की गांठ से खोलकर हजार हजार के दो नोट बिहारी को दिए। बिहारी गहरे आवेश के साथ विनोदिनी के चेहरे की ओर एकटक देखता रहा। जरा देर बोला, और मैं क्या तुम्हें कुछ न दे पाऊंगा? विनोदिनी ने कहा, तुम्हारी निशानी मेरे पास है। वो मेरे अंग का भूषण है। उसे कभी कोई नहीं छीन सकता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर उसने अपने हाथ की चोट का वह दाग दिखाया। बिहारी हैरान रह गया। विनोदिनी बोली, तुम नहीं जानते यह आघात तुम्हारा है और यह आघात तुम्हारे ही योग्य है। इसे तुम भी वापस नहीं ले सकते। मौसी के इतना समझाने बुझाने के बावजूद विनोदनी के लिए आशा अपने मन को निष्कंटक न कर सकी। राजलक्ष्मी के सेवा जतन में दोनों साथ जुटी रहीं, पर जब जब उसकी नज़र विनोदनी पर पड़ी तब तब उसके दिल की चोट लगी जबान से आवाज न निकली और हंसने की कोशिश ने उसके दिल को दुखाया। विनोदनी की कोई मामूली सेवा लेने में भी उसका मन नाराज रहता। शिष्टता के नाते विनोदनी का लगाया पान उसे जब जब लेना पड़ा, लेकिन बाद में वो तुरंत उसने थूक दिया। आज जब जुदाई की घड़ी आई, मौसी दोबारा घर बार छोड़कर जाने लगी और आशा का हृदय आंसुओं से गीला हो उठा, तो विनोदनी के लिए भी उसका मन भर आया। जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बारगी जा रहा हो, उसे माफ न कर सके ऐसे लोग दुनिया में कम ही हैं। उसे मालूम था विनोदनी महेंद्र को प्यार करती है। क्यों न करे महेंद्र को प्यार। महेंद्र से प्यार करना कितना जरूरी है, इसे वो खुद अपने ही मन से जान रही थी। अपने प्यार की उस वेदना से ही आज उसे विनोदनी पर भी बड़ी दया आई। वह महेंद्र को छोड़कर सदा के लिए जा रही थी। उसका जो दुस्सह दुख है, आशा अपने बहुत बड़े दुश्मन के लिए भी उसकी कामना नहीं कर सकती। यह सोचकर उसकी आंखें भर आईं। कभी उसे विनोदनी को प्यार भी किया, वह प्यार उसके जी को छू गया। वह धीरे धीरे विनोदनी के समीप जाकर बड़ी ही करुणा के साथ, स्नेह के साथ, विषाद के साथ बोली, दीदी जा रही हो? आशा की ठोड़ी पकड़कर विनोदिनी ने कहा, हाँ बहन
जाने का समय आ गया। कभी तुमने मुझे बहुत प्यार किया। अब अपने सुख के दिनों में उस प्यार का थोड़ा-सा अंश मेरे लिए रखना बहन। बाकी सब कुछ भूल जाना। महन ने आकर नमस्ते करके कहा, माफ़ करना भाभी। उसकी आंखों के कोनों में आंसू की 2 बूंदें लुढ़क गईं। विनोदिनी ने कहा, तुम भी मुझे माफ़ करना भाई साहब। भगवान तुम लोगों को सदा सुखी रखे।